Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 10th ऑफ अप्रैल 2022। तो गाइज आज है तारीख 10 अप्रैल 2022 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा आज संडे है, संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, संडे में हम लोग वीकली कंपाइलेशन को कवर करते हैं। इसका मतलब पिछले सप्ताह मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी करंट अफेयर्स चर्चा में थे उन सबका कंपाइलेशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी सारे लोगों की डिमांड रहती है कि इस वीडियो को कंटिन्यू रखना। बीच मैंने सोचा था इस वीडियो को ड्रॉप कर देंगे, बट यहाँ पर लगातार डिमांड रही है कि ये वीडियो हमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपने देखो काफ़ी बार हो जाता है कि हफ्ते में एक आध दिन के करंट अफेयर छूट गए हैं, तो उसके साथ साथ आपका पूरे सप्ताह का रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। तो इस चैनल पर डेली बेसिस पर आपको डेली करंट अफेयर तो मिलते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, फिर आपको संडे में यहाँ पर एक वीकली कंपाइलेशन मिल जाता है, फिर लास्ट में मंथ के एंड में मंथली कंपाइलेशन मिल जाता है। तो हर तरीके से आपका कंटिन्यूअस रिवीजन भी चलता रहता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखो ये वाला पीडीएफ आपको अभी नहीं मिल पाएगा, ये पीडीएफ मैं आपको मंथ के एंड में दूंगा। जब ये हमारा पूरा अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जो अप्रैल का कंपाइलेशन होगा ना, उसी कंपाइलेशन के अंदर मैं इसी पीडीएफ को तैयार कर रहा हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, मंथ के एंड में आपको पूरे मंथ का पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का रेगुलरली डिस्कशन करते रहते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देन आपको याद होगा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया था बमयान बुद्धा को लेकर। बमयान बुद्धा के स्टैचू काफ़ी चर्चा में था, याद होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने डिटेल से समझाया कि जो बमयान बुद्धा है वो क्या है, प्लस तालिबान ने इस बमयान बुद्धा के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अभी यहाँ पर न्यूज़ ये आती है कि बमयान बुद्धा के स्टैचू को तालिबान बोलता है कि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, अब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था जहाँ पर तालिबान ने इन स्टैचूज़ को तोड़ दिया था और अब ऐसा स्टेटमेंट आता है कि हम उन स्टैचूज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसा क्यों यहाँ पर बोला गया, तो मैं आपको वो समझाता हूँ। उसको समझने से पहले आपको बमयान स्टैचू का जो इतिहास है वो समझना होगा। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे अफगानिस्तान का मैप है। अफगानिस्तान में आपको बमयान यहाँ पर ये स्थित देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको स्टैचूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से स्टैचू बनाए गए थे। स्टैचू बाद में यहाँ पर तालिबान के थ्रू तोड़ दिए गए, बॉम्ब से उड़ा दिए गए थे, जैसा आप लोग इस वाले वीडियो में देख पाओगे। ये इस प्रकार से बॉम्ब से इन स्टैचूज़ को उड़ा दिया गया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं इन स्टैचूज़ की, तो यहाँ पर आपको दो स्टैचू देखने को मिलते हैं बमयान वैली पर, और वो दोनों स्टैचू आपको ये सामने दिख रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों को रियलिटी का पिक्चर दिखाऊं तो ये आपको बमयान वैली का पिक्चर देखने को मिलेगा। और इस वैली में यहाँ पर एक स्टैचू है और यहाँ पर एक स्टैचू है। इस वाले की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और इस वाले की हाइट थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस स्टैचू। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक स्टैचू यह है जिसकी हाइट 55 मीटर की है, और यहाँ पर एक स्टैचू है जिसकी हाइट 38 मीटर की है। दोनों यहाँ पर बुद्धा जी के स्टैचू हैं। दोनों के अलग अलग नाम है। नाम क्या क्या है मैं आप लोगों को उन स्टैचूज़ का नाम बता देता हूँ। यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर जो बड़ा वाला स्टैचू है 55 मीटर्स वाला, उसका नाम सलसल है, और 38 मीटर वाले का नाम शमाम आपको देखने को मिल जाता है। लोकल पीपल्स के थ्रू इसी नाम से बुलाया जाता है। सलसल का मतलब लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स और शमाम मतलब क्वीन मदर। क्लियर हुआ? तो बमयान स्टैचू के बारे में तो क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्टैचू थे जिसको तालिबान ने तोड़ दिया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये जो स्टैचू हैं ये यहाँ पर काबुल से थोड़ी दूर इस वाली जगह पर लोकेटेड हैं, तो तालिबान ने तोड़ा और उसके बाद यहाँ पर तालिबान वापस से प्रोटेक्शन दे रहा है। वापस से प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है? तो वापस से प्रोटेक्शन दे रहा है, इसको समझने से पहले एक चीज़ और ये समझ लो कि बमयान बुद्धा के स्टैचूज़ आखिरकार बनाए किसने थे, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता था एक टाइम पर इतिहास में, ये आपको पूरा का पूरा हिंदकुश वाला रीजन देखने को मिलेगा। कौन सा वाला? ये आपको जो रीजन देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का, ये पूरा का पूरा हिंदकुश हिमालय हैं। उस समय पर भारत से लोग यहाँ से व्यापार करते थे। चाइना सिल्क के लिए यानी रेशम के लिए बहुत जाना जाता था। तो यहाँ पे भारत के साथ मतलब जो भी ट्रेडर्स थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग व्यापारी थे। सिल्क खरीदते थे चाइना से और ले जाकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेचकर पैसा लेकर आते थे। अब सिल्क यहाँ से खरीद के ले जाते थे, जब पैसा लेकर आते थे तो यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर रीजन पर
बहुत बार लुटेरे जो है इंडियन ट्रेडर्स का जो पैसा वगैरह वो लूट लेते थे। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। तो बेसिकली बीच में यहाँ पर एक कुश एम्पायर भी आता है। तो एक टाइम पर यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन हो गई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि लुटेरे आ गए, बहुत बार यहाँ पर लूटा गया, तो इंडियन ट्रेडर्स ने सोचा क्यों ना हम इन लोगों को अपने साथ शामिल कर लें, हम लोग इनको अपने साथ व्यापार में लगा लें, हम लोग सिल्क लेकर आएंगे, इनको देंगे, ये लोग लेकर आएंगे, यहाँ से पैसा लाएंगे, हम लोग ले लेंगे, हम लोग का काम भी आसान हो जाएगा, इन लोग का भी ईजी हो जाएगा, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर सपोर्ट दिया कुशन, जो हमारे एक तरीके से कुछ ट्राइब थे, उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट दिया और उन लोगों ने यहाँ पर क्या करा, हम लोग के साथ में व्यापार किया, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर व्यापार करते करते आप देख पाओगे हुआ क्या, जो कुशान एम्पायर, कुशान ट्राइब थे, इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ शामिल होने के लिए आप कह सकते हो कि डिसीजन लिया और उसके बाद व्यापार करते रहे। और जब इनको समझ में आया कि हम भारत के जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने कितना कुछ इन लोगों के किया है, ठीक है, कितना कुछ करा है इन लोगों के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया हम लोग स्टैचू बनाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर वो बमियान वैली पर ये स्टैचूज़ बनाए थे। तो इंडियंस लोगों के लिए यहाँ पर ये स्टैचूज़ को बनाया गया था, ये आप देख पाओगे इस वाले पर्टिकुलर रीजन पर, जिसको अभी तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी इसमें से एक जो स्टैचू है आपको ध्यान रखना है, 9 मार्च 2021 यानी पिछले साल की बात है, सलसल जो स्टैचू है उसको वापस से रिक्रिएट कर दिया गया है, एक 3D प्रोजेक्शन के अंदर यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो आप लोग इसको भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर स्टैचूज़ तो आपको क्लियर हो चुके हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर मैं आपको ये दे देता हूँ कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि तालिबान अब इसको प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा कर रहा है। तो प्रोटेक्शन देने के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा है क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। चाइना ने बोला है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉपर माइंस के ऊपर जो खदानें हैं वहाँ पर काम करेंगे, कॉपर को निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको भी पैसा देंगे और हम भी पैसा लेंगे। तो अफ़गानिस्तान खुश हो गया, भाई यहाँ पर हमारे पास भी पैसा आएगा, पैसा वैसे नहीं आ रहा है। तो इन्होंने डिसाइड किया चलो ठीक है, चाइना का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो चाइना को खुश करने के लिए तालिबान ने क्या किया, इन बमियान बुद्धा को प्रोटेक्शन देंगे ऐसा घोषणा कर दी। अब प्रोटेक्शन देंगे ऐसी घोषणा क्यों की गई, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टैचू, ये बुद्धा जी का स्टैचू है, यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि ये बुद्धिज़्म है, ये इंडिया के अंदर जन्म लेता है, लेकिन उसके बाद पूरे आप देख पाओगे ऊपर के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर फैल जाता है। और चाइना के अंदर भी आज के टाइम पर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। दैट इज़ वाई चाइना को खुश करने के लिए उन्होंने बोला कि हम लोग स्टैचू को प्रोटेक्शन देंगे, और मतलब कि चाइना का इन्वेस्टमेंट इनके हाथ से ना निकल जाए। सिंपल, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा ये आर्टिकल था। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये समझ में आ चुकी है एक एक इन्फॉर्मेशन। चलो उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन भी पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि फ्यूचर बुद्धा कौन है। तो यहाँ पे आपको नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री जो मैत्रेय बुद्धा होंगे, मतलब ऑप्शन सी, ये यहाँ पर बोला जाता है कि ये एक तरीके से फ्यूचर बुद्धा होंगे जो कि अर्थ पर अपीयर होंगे और यहाँ पर निर्वाण को यहाँ पर अचीव करने वाले हैं और लोगों को सिखाएंगे प्योर धर्म के बारे में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद बिम्स्टेक का 5वां समिट, आपको याद होगा ये जब 5वां समिट हुआ है, इस समिट को श्रीलंका ने होस्ट किया है और श्रीलंका के अंदर ही ये समिट भी हुआ है। आप देख पाओगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने लगा दिए हैं ताकि आप लोग देख सको कि हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो यहाँ पर पहली चीज़ मैंने आपको बताया था बिम्स्टेक आखिरकार क्या है। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये जो बिम्स्टेक है इसके अंदर आपको 7 देश का एक ग्रुप देखने को मिलेगा, जहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 देशों का ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में देखने को मिलेगा। इसको बनाया गया था 6 जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। ये जो कंट्रीज़ है जो ग्रुप बना रही हैं, इन कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे दुनिया भर की जीडीपी में वो 21.7% का है। और यहाँ पे बताया गया डेफिनेटली हमारे ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉडी देखने को मिल जाएगी। अब जितने भी कंट्रीज़ इसका हिस्सा है बिम्स्टेक का, वो कंट्रीज़ की लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये बिम्स्टेक चार्टर है, मतलब ये जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, एक समिट हुआ है, वहाँ पर एक बिम्स्टेक चार्टर को साइन किया गया है, जहाँ पे बोला गया हर 2 साल में ये सारी बिम्स्टेक की कंट्रीज आपस में आकर बातचीत करेंगी। चार्टर के साथ साथ बिम्स्टेक के पास अब अपनी खुद की इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आ चुकी है, ये फ्लैग और एम्बलम बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट किया है। बोला है कि हम लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में अब हम लोग चलने वाले हैं। उसके बाद अभी इसी समिट के अंदर में जो ये 7 देश हैं इनको अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं। बांग्लादेश को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट का काम दिया गया, भूटान को एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का, इंडिया को सिक्योरिटी का, म्यांमार को एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, नेपाल को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सब सेक्टर, श्रीलंका को साइंस एंड टेक और थाईलैंड को कनेक्टिविटी का काम दिया गया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स इसके अंदर हुए हैं।
जैसे कि यहाँ पर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र फैसिलिटी का अग्रीमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर भारत ने $1 मिलियन प्रोवाइड करवाने की बात की है कि हम लोग $1 मिलियन देंगे बिम्स्टेक के ऑपरेशनल बजट के अंदर। तो ये सारी बातें बिम्स्टेक के मीटिंग के अंदर हुई। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कशन किया था। 1 अप्रैल का जो ये इंपॉर्टेंट डे है, देखो 1 अप्रैल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है वो, तो 1 अप्रैल को एक सप्ताह की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। 1 से लेकर 7 तारीख तक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की तरह इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद 2 अप्रैल को भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या है, यहाँ पर बच्चा सफ़र करता है काफ़ी सारे इशूज़ से, वो सही से सोशल कांटेक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी मजबूत नहीं हो पाती हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, दोस्त नहीं बना पाता है, ठीक है। तो मतलब उसका जो रिएक्शन है वो कुछ ओवर रिएक्शन देखने को मिल जाता है हर चीज़ के ऊपर, तो वो यहाँ पर इन चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है। तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म डे को ऑब्जर्व करते हैं 2 अप्रैल को। क्लियर हुआ। उसके बाद अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्रीलंका के विजिट पर गए। आप यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल्स है, उसके ऊपर ये आर्टिकल्स मैंने लगा दिए हैं। तो श्रीलंका का मैप आप लोगों को पता होगा कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन है इंडिया के कंपैरिजन में। तो जनवरी 2021 के अंदर श्रीलंका ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। मतलब कि आप देख पाओगे श्रीलंका का मैप है, श्रीलंका ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, पावर जनरेट करेंगे, लेकिन चाइना की मदद लेंगे। तो भारत ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट करने के साथ साथ चाइना को यहाँ से भगाया, और आज के टाइम पर भारत इन सारे आइलैंड्स पर आप कह सकते हो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। भारत ने यहाँ पर बोला कि अगर तुम्हें चाइना लोन दे रहा है जिसको तुम वापस चुकाओगे, तो इससे अच्छा हम आपको ग्रांट दे रहे हैं, आपको वो चुकाना नहीं है, आप वो पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन चाइना का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं होना चाहिए। तो चाइना को हमने यहाँ बैठने से पूरी तरह से मना कर दिया और उसको हटाया भी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक कंसर्न बन जाता अगर इस वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता तो। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, यहाँ पर ये एक तरीके से एक एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर बोला है कि हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी को सेटअप करने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट, और मतलब जो समुद्र वाले एरिया में कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि परेशानी आती है या फिर कोई डिज़ास्टर आता है, मान लो कोई जहाज़ यहाँ पर ख़राब हो चुका है, कोई जहाज़ टूट गया है, तो उसका यहाँ पर तेल निकल चुका है, तो ऐसी ऐसी काफ़ी सारी परेशानी आती हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दे और उठाए गए थे, जैसे कि भारत यहाँ पर एक फिशरीज पोर्ट बनाएगा श्रीलंका के अंदर में। उसके बाद भारत यहाँ पर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। प्लस यहाँ पर जो श्रीलंका के अंदर लॉन्ग पेंडिंग तमिल, यहाँ पर तमिल को लेकर एक सारा विवाद देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पता होगा जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी उसमें तमिल्स काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुए थे, तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनका सोल्यूशन लाने के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इस मीटिंग के अंदर हुई थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि दोनों के रिलेशंस के बीच में क्या क्या चैलेंजेस है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर फिशरमैन इशू, मतलब मछुआरों का इशू। आपको पता होगा मछुआरे जो हैं इंडिया से जाते हैं और इस इंटरनेशनल मैरीटाइम टेरिटरी को बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका उनको अरेस्ट कर लेता है। तो ये एक मुद्दा उठ जाता है। देन उसके बाद दूसरा इशू है बॉटम ट्रॉलिंग का। यहाँ पर जो हमारे मछुआरे हैं वो इस प्रकार से जाल का इस्तेमाल करते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन इस जाल में मछली के अलावा बहुत सारा और भी यहाँ पर जो आप कह सकते हो समुद्र के अंदर पेड़ पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो भी यहाँ पर इसके थ्रू डैमेज हो जाते हैं। और इसी वाले बॉटम ट्रॉलिंग को श्रीलंका ने बैन कर रखा है, लेकिन इंडिया वाले फिशरमैन इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से भी काफ़ी विवाद देखने को मिल जाता है दोनों कंट्रीज़ में। उसके बाद चाइना का एक सबसे बड़ा यहाँ पर स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग बोलते हैं इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मतलब है ऐसे करके मोतियों की माला चाइना ने बुंदियाए आसपास जहाँ पर श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर बैठा हुआ है ना। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक इशू ये भी आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था आईमेक्स 2022 के बारे में। यह है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ठीक है, अब इंडियन ओशन के लिए पर्टिकुलरली ये एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे हुई है? तो गोवा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में, गोवा के बाद इधर अरेबियन सी दिख रहा होगा, तो अरेबियन सी में यह अभ्यास हुआ है। अब इस अभ्यास के अंदर आप देख पाओगे क्या हुआ है कि जो इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। इंडियन ओशन के अंदर आपको जो 24 नेशंस आपको देखने को मिलते हैं,
वो यहाँ पर इस अभ्यास को करते हैं। यहाँ पे 24 नेशंस हैं, जैसे कि साउथ एशियन को अलग बांट दिया है, वेस्ट एशियन को अलग, ईस्टर्न अफ्रीका को अलग और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन को अलग। इसका मतलब क्या है, आप इस मैप को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर सकते हो और इसको देख सकते हो, ये वेस्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये ईस्ट हुआ, ऊपर यहाँ पे हमारा हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया हमारा साउथ, ठीक है। ये वाला साउथ ईस्ट हो गया और ये वाला नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से ये सारे रीजन हो गए। तो ये इंडियन ओशन है पूरा का पूरा। इस इंडियन ओशन में यहाँ पर जितने भी देश आसपास दिख रहे हैं, जैसे कि वेस्ट वाले ये सारे हो गए, उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे ये साउथ वाली कंट्रीज़ हो गई, इधर यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, इधर आपको यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, इधर आपको यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ आपको इधर नॉर्थ ईस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये सब कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर आप देख पाओगे अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हैं। तो इसी वजह से इन कंट्रीज़ के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ठीक है। तो क्लियर हुआ इसके बारे में। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो आज के टाइम पर फ्रांस के पास में है, तो फ्रांस ने इसके चेयरमैनशिप को संभाल रखा है। 29 जून 2021 में आई थी, 2 साल के लिए ये चेयरमैनशिप हर कंट्री के पास रहती है धीरे धीरे। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि अभी रिसेंटली एक काफ़ी भयंकर आग लगी है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है इसके बारे में जान लेना। आपको ये मैप देखने को मिलेगा राजस्थान का, यहाँ पर आपको ये सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है अरावली हिल्स पर, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर में। सरिस्का को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1955 में, ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद ये जो रिजर्व है इसके अंदर बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह और किले पवेलियन आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, ठीक है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड वो देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे रॉयल बंगाल टाइगर वगैरह मिलते हैं, प्लस यहाँ पर लेपर्ड, नीलगाय और जो चीतल जानवर है वो जानवर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था लीगल एड क्लिनिक फॉर वेमेन को लेकर। तो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने कोलेब्रेशन किया है हमारे DSLSA के साथ में, मतलब दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी के साथ में, और कोलेब्रेशन कर इन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है किसको, लीगल एड क्लिनिक फॉर वेमेन को। जो ये लीगल एड क्लिनिक फॉर वेमेन होने वाला है ये कहीं ना कहीं वेमेन की परेशानियों को दूर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो वेमेन की जो भी यहाँ पर ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस करने के लिए इसको लाया गया, और वेमेन को फ्री लीगल असिस्टेंस यहाँ पर दिया जाएगा। ये काम NCW ने किया है। तो NCW क्या है, देखो NCW को सेटअप किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 के अंदर, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट के अंडर में इसको लाया गया था, और इसका मेजर काम यही है कि वेमेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, वेमेन को एक प्रोटेक्शन देता है, वेमेन की जो भी परेशानियां उनको दूर करने का काम करता है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला आर्टिकल जो है हमने आगे डिटेल में डिस्कस कर रखा है, अभी थोड़ी देर बाद में ये वाला आर्टिकल डिटेल में आ जाएगा, तो इसको मैं डिटेल में कवर करवाऊंगा। अभी कुछ खास यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे डिटेल में है वो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, एक टर्म चर्चा में थी जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मतलब क्या होता है, देखो श्रिंकफ्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा पार्ले जी का पैकेट पहले 5 रुपये का एक बड़े साइज़ का पैकेट आता था, आज के टाइम पर भी वो 5 रुपये का ही है बिस्किट, लेकिन वो साइज़ छोटा हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। ये भी एक प्रकार का आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई ही देखने को मिल जाती है। मान लो ये चॉकलेट है, चॉकलेट 60 ग्राम की आती थी पहले $20 की, अब भी $20 की ही ये चॉकलेट है, बट यहाँ पर जो इसका मतलब साइज़ है वो यहाँ पर कम कर दिया गया है, वो 55 ग्राम्स की हो जाती है। तो ये होता है श्रिंकफ्लेशन। बाकी आप लोग यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देख पाओगे यहाँ पर क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं, इनको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इनके आंसर्स भी आगे प्रोवाइड करवा दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी बमयान बुद्धा के बारे में हमने अभी आर्टिकल स्टार्टिंग में कवर कर ही लिया है, ये वापस से आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डे और आता है, 4 अप्रैल को इम्पॉर्टेंट डे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस का। इस डे को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम लोग कह सके अपनी सरकार को इंकरेज कर सके, जो सरकार है वो माइनिंग को साफ कर सके। देखो होता क्या है, जब यहाँ पर बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर वॉर हो जाती है, जैसे कंबोडिया के अंदर बहुत बार हिस्टोरिकल वॉर हुई हैं, उन हिस्टोरिकल वॉर के अंदर माइनिंग बिछा दी जाती है। इस प्रकार से आप देख पाओगे ज़मीन के अंदर ये माइन बिछा दिए गए हैं और ये विस्फोट हो जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से लोगों की जान चली जाती है। तो अभी भी बहुत सारी माइनिंग कंबोडिया के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे देशों में यहाँ पर आप देख पाओगे बिछी हुई है, सबको क्लियर नहीं किया गया है। तो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हम लोग बता सकें कि भाई हाँ माइन कितना खतरनाक है, प्लस सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को यहाँ पर एंकरेज करते हैं कि सरकार सारी जितनी माइन्स है उनको साफ कर दे ज़मीन के अंदर से।
उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। इसरो का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। अब देखो ये प्रोजेक्ट का मेजर काम है स्पेस जंग को ख़त्म करना। स्पेस जंग क्या होता है पहले वो समझना होगा। जो यहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर हम लोग सैटेलाइट्स रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम बाद देखो सैटेलाइट गया तो उसकी जो भी मतलब उम्र है 8 साल 10 साल, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा, वो कूड़ा बन जाता है अंतरिक्ष के अंदर। उसी को हम लोग स्पेस जंक बोलते हैं या फिर स्पेस डेब्रिस के नाम से उसको जाना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी हमारा रॉकेट वगैरह वो गया, उसने सैटेलाइट लॉन्च किया तो वो रॉकेट वहीं पर बेकार हो गया, तो वो सब कूड़ा बन जाता है। तो ये आप देख पाओगे इस प्रकार से आज के टाइम पर अर्थ के आसपास ऊपर की साइड कूड़ा दिख रहा है। ऐसे यहाँ पर बोला जाता है एक रिंग देखने को मिलती है, लेकिन ये रिंग हकीकत में कोई सुंदर रिंग नहीं लग रही है। ये रिंग बहुत गंदी सी लगेगी जो कि अर्थ को और अगली बना देगी आने वाले टाइम पर। ठीक है, इस प्रकार से सब कूड़ा ही कूड़ा यहाँ पर अर्थ के आसपास देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पे बताया गया ना। स्पेस जंग क्या होता है ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ जो कूड़ा करकट है हमारे स्पेस का वो है। अब इसी स्पेस जंग को टैकल करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लाया गया है, नेत्रा प्रोजेक्ट लाया गया है इसरो के थ्रू। लेकिन ये स्पेस जंग ना अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देखो ये तो पहली बात, जो हमारे अंतरिक्ष के अंदर तैर रहा है 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहा है, जो कि अगर किसी हमारे सैटेलाइट वगैरह से टकराया कोई भी कंकड़ का टुकड़ा ना, तो फिर यहाँ पर वो हमारे सैटेलाइट को बर्बाद कर देगा। यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा मतलब नुकसान हो सकता है। और एक टाइम तो ऐसा आ सकता है, ऐसा यहाँ पर केसलर ने बताया है, केसलर सिंड्रोम वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। केसलर सिंड्रोम की सिचुएशन मतलब ये होती है कि एक टाइम ऐसा आ सकता है आने वाले टाइम पर कि सारी सैटेलाइट वगैरह सब तबाह हो जाएंगी स्पेस में। कैसे? तो केसलर सिंड्रोम को हम लोग समझते हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। डोमिनो इफेक्ट के अंदर क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सैटेलाइट है, ये कचरा है, ठीक है, मान लो ये हमारी सैटेलाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये अर्थ हो गया, अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट है और इधर यहाँ पर एक कचरा है जो कि कई हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर तैर रहा है। अगर मान लो ये टकराया तो फिर यहाँ पर ये सैटेलाइट टूट जाएगी और ये कूड़ा टूटेगा, और ये टूटने के बाद यहाँ पर दूसरी तरफ छटकेगा, फिर दूसरे सैटेलाइट के अंदर लगेगा, दूसरे कंकड़ पे लगेगा, तो ऐसे सब आपस में टकरा के बूम बूम होकर यहाँ पर आप कह सकते हो सब कुछ यहाँ पर सैटेलाइट बेकार हो सकती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं केसलर सिंड्रोम का डोमिनो इफेक्ट। तो ये भी हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो नेत्रा है ये काम यही करेगा कि हम लोग यहाँ पर करेंगे अपने स्पेस डेब्रिस के ऊपर निगरानी रखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, और अगर हम लोग उसके ऊपर निगरानी रख लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे कहाँ कहाँ पर हमारा स्पेस डेब्रिस है, तो उससे हम लोग अपने सैटेलाइट को बचा पाएंगे। ये हमारा मेजर मकसद है। क्लियर हुआ? और इसी को लेकर 2016 में यूपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था। अब देखो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कशन इसका कर चुका हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं दोबारा वरना और टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पर आप लोग इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने रैंप स्कीम के बारे में जाना था। यूनियन कैबिनेट ने रैंप स्कीम को लॉन्च कर दिया एमएसएमई सेक्टर के लिए। ये आप देख पाओगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे आपको यहाँ पर बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उनके प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता। वैसे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता। और मीडियम में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता। तो ये यहाँ पे हमारी एमएसएमई की कैटेगरी के अंदर आती है। तो इन छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए अभी ये स्टेप उठाया गया है, रैंप स्कीम को लाया गया है। और रैंप की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग ज़रूर जान लेना। रैंप की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। हम लोग इन एमएसएमई को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। प्लस काफ़ी सारे आज के टाइम पर जो एमएसई है इसने एमएसएमई ने काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स दे रखी है। लगभग 110 मिलियन लोगों को यहाँ पर हमारे देश भर में जॉब्स प्रोवाइड करवा रखी हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर 2011 का एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो एमएसएमई को लेकर। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एनुअल डॉल्फिन सेंसस को लेकर। तो डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है ओडिशा के कोस्ट पर, ये यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ डॉल्फिन की पॉपुलेशन कम हुई है और कुछ डॉल्फिन की पॉपुलेशन बढ़ी है। इसको लेकर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। लेकिन आप देख पाओगे हमारे पास टोटल डॉल्फिन की 6 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी? एक है एरावडी, देन बॉटल नोज, देन हम्पबैक, देन स्ट्राइप्ड, देन फिनलेस, देन उसके बाद स्पिनर डॉल्फिन। इसमें से जो एरावडी डॉल्फिन है इसकी पॉपुलेशन घटी है, बाकी सारी डॉल्फिन्स की बढ़ती हुई नजर आएगी। 2022 का जो ये डॉल्फिन सेंसस हुआ है गाहिर माता मैरिन सेंचुरी, मतलब ओडिशा की बात हो रही है, चिलिका लेक अगेन ओडिशा की बात हो रही है। तो यहाँ दोनों ही जगह पर हमने ये देखा जो एरावडी डॉल्फिन है इसका नंबर कम हुआ है। इसका नंबर अगर यहाँ पर 2021 में 162 था तो वो इस साल 151 हो चुका है। तो ये यहाँ पर बताया गया एरावडी डॉल्फिन की पॉपुलेशन कम हुई है।
तो इरावदी डॉल्फिन के बारे में जान लो क्योंकि पूछा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नेम है ओरेकेला ब्राविरोस्ट्रिस। उसके बाद इसका हैबिटेट क्या है, तो आपको म्यांमार वगैरह में देखने को मिलेगा, ये मिलती है ये डॉल्फिन। उसके साथ साथ IUCN के रेड लिस्ट के अंदर इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड स्पीशी का है। ये ऐसी यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन आपको देखने को मिल जाती है। और एक बात और ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर आपको ये ओडिशा वाले एरिया में ज़्यादातर देखने को मिल जाती है, क्योंकि ओडिशा के पास यहाँ पर आप देख पाओगे ये चिलिका लेक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस चिलिका लेक पर साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैरीन सेंचुरी आपको ये देखने को मिल जाते हैं, गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ये डॉल्फिन्स। क्लियर हुआ। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगा दिया गया है। अगले आर्टिकल में हमने शिव कुमार स्वामी जी के बारे में डिस्कशन किया था। हमारे होम अफेयर मिनिस्टर हैं, मतलब होम मिनिस्टर ने अभी यहाँ पर 115वां बर्थडे सेलिब्रेशन किया है हमारे डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी का। तो यहाँ पर हैं शिव कुमार स्वामी जी, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब ये इनका पिक्चर है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इनका जन्म होता है 1 अप्रैल 1907 में वीरापुर विलेज के अंदर रामनगर कर्नाटका में। उसके बाद ये काफ़ी जाने जाते हैं अपने फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद इन्होंने लगभग 88 ईयर्स काम किया है। आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि बसवेश्वरा जी के थॉट को रियलाइज़ कर सकें। बसवेश्वरा कौन है, तो बसवेश्वरा ये आपको देखने को मिलेंगे। जो टर्म लिंगायत है ना, लिंगायत बेसिकली टर्म इनके थ्रू ही लाई गई है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, या आप लोग को थोड़ा सा ध्यान इसके बारे में रखना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया लिंगायत टर्म क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी आकर हम लोग देखें शिव कुमार स्वामी जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। सिविलियन अवार्ड मिलता है, पद्म भूषण 2015 मिलता है, कर्नाटका रत्न मिलता है 2007 में। तो इस प्रकार से अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये एक श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट को बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया जाता है प्राइमरी स्कूल्स के लिए, कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स और इंजीनियरिंग के लिए। इनको वॉकिंग गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु होती है 2019 के अंदर में। नाउ यहाँ पर लिंगायत को फॉलो कर रहे थे, तो टर्म लिंगायत क्या है? लिंगायत बेसिकली यहाँ पर डिनोट करता है एक व्यक्ति जो कि पर्सनल लिंग को पहने। एक आइकॉनिक फॉर्म होता है शिव जी का जिसको पहना जाता है। उसके साथ यहाँ पर बताया गया जो ये लिंगायत हैं बेसिकली ये सब यहाँ पर फॉलोवर्स हैं 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर, पोइट बसवेश्वरा जी के। बसवेश्वरा कौन है, ये आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। बसवेश्वरा जी यहाँ पर पूरी तरह से कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट में थे। एक मोनोथीस्ट थे, मतलब कि एक वन गॉड के ऊपर बिलीव करते थे, शिव जी के ऊपर बिलीव करते थे। तो यहाँ पर शिव लिंग, तो जो लिंगा है वो वहीं से निकल कर आए। लिंगा मतलब कोई यहाँ पर लिंग एस्टेब्लिश नहीं किया जाता टेंपल में, यहाँ पर एक शक्ति के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, आंसर भी इसके साथ ही साथ दिया हुआ है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने वरुण 2022 के बारे में डिस्कशन किया था। यह 20वां एडिशन है इंडिया और फ्रेंच नेवी का। तो इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है इनके बीच में एक बायलैटरल अभ्यास हुआ है वरुण 2022। कहाँ पे हुआ है? अरेबियन सी के अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। फ्रांस आप देख पाओगे लोकेशन, फ्रांस के आसपास आपको बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सारी कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। प्लस इंडिया और फ्रांस के बीच में और भी अभ्यास होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ अभ्यास होता है, और एक होता है शक्ति। ये दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो अभ्यास होते हैं। जो डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ है ये दोनों देशों के एयर एक्सरसाइज होती है, ठीक है, इनकी नेवी इनकी एयरफोर्स के बीच में होता है। और ये जो शक्ति होता है इन दोनों की आर्मी के बीच में होता है। और नेवी के बीच में कौन सी होती है? जो कि अभी हमने पढ़ा वरुण, ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लगा दिए, बीच बीच में क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो आप लोग जरूर अटेम्प्ट करो। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था NFDC के बारे में। तो अभी आपको पता होगा जो अलग अलग फिल्म बॉडीज़ है उनको मर्ज करने के बारे में चर्चा की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नोटिफाई किया है कि 4 अलग अलग बॉडीज़ हैं जिनको मर्ज किया जाएगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर में। और वो 4 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? वो यहाँ पर है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया, उसके बाद फिल्म्स डिवीजन। तो इनको मर्ज करके NFDC के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम लोग इन चारों बॉडीज़ के बारे में बात करें, एक फिल्म डिवीजन हो गया, इनका क्या काम है? पब्लिक सर्विस अवेयरनेस देना, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म डिवीजन का क्या काम है? यहाँ पर आप कह सकते हो प्रमोट करना इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में। तो ये अलग अलग फिल्म बॉडीज़ इनका अलग अलग काम है जिनको मर्ज करके बोला जा रहा है NFDC के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। तो NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एक PSU है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 के अंदर,
ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ये एक लॉस मेकिंग बॉडी थी और इसी लॉस को दूर करने के लिए, देखो ये इसके अंदर बहुत घाटा हो रहा था, इसी घाटे को दूर करने के लिए अभी इन चारों बॉडी को, मतलब जो अभी हमने पढ़ी थी चारों फिल्म बॉडीज़ को मर्ज करके इसके अंदर लेकर आया गया ताकि इसको लॉस से बाहर निकाला जा सके। क्लियर हुआ। बाकी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आज के टाइम पर एक साल के अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा फिल्म्स आ रही हैं। इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो साल 2020 के अंदर 183 बिलियन इंडियन रुपीज़ की थी, ये भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एक और इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। 5 अप्रैल को हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे 2022 की तरह देखते हैं और अब की बार का जो ये 59th एडिशन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2022 का। यहाँ पर ये जो नेशनल मैरीटाइम डे है तो मतलब 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, बस खाली तारीख और ये ध्यान रख सकते हो क्योंकि यही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था एंटार्क्टिक बिल को अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकसभा के अंदर में। तो एंटार्क्टिक बिल 2022 आ चुका है। हमने एंटार्क्टिक वाली ट्रीटी को तो साइन कर लिया था आज से 40 साल पहले, अब यहाँ पर 40 साल बाद ये बिल आया गया। तो एंटार्क्टिका वाला रीजन कौन सा है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो साउथ पोल पर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बताऊँ ये तो आपको अर्थ का पूरा फिगर देखने को मिलेगा। ऊपर जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर आर्कटिक होता है, सदर्न साइड में आपको एंटार्क्टिक देखने को मिलेगा। तो इसी पर्टिकुलर रीजन के लिए ये बिल लाया गया। अब एंटार्क्टिक के बारे में हम बात करते हैं तो एंटार्क्टिक वाले रीजन पे बहुत सारे देश मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर 40 परमानेंट स्टेशंस हैं जिसमें से भारत ने भी 2 अपने स्टेशंस मेंटेन कर रखे हैं। एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है भारती। 2 स्टेशंस हमारे हैं जिसको लेकर हम रिसर्च करते हैं एंटार्क्टिका के ऊपर। तभी तो आपको पता चलता है कि एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघल रही है, इससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को इन रिसर्च स्टेशन से मिलती रहती है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी में इंडिया का भी आपको रिसर्च स्टेशन देखने को मिलेगा। तो बात यह है कि हम लोग एंटार्क्टिका के अंदर लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए इस बिल को लेकर आए। इस बिल के अंदर इसके प्रोविजंस क्या हैं, देखो इस बिल के प्रोविज़न ये हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस बिल ने बोला है कि भाई अगर किसी को एंटार्क्टिका जाना है तो पहली चीज़ तो यहाँ पर उसके लिए रोक है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंटार्क्टिका में नहीं जा सकता, क्योंकि जाएगा तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन और कचरा फैलाएगा, जिससे वहाँ पर वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर उसको परेशानी होती है तो दुनिया भर में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों के ऊपर रोक लगाई गई। अगर रिसर्च वगैरह करनी है तो जा सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा परमिशन दिया जाएगा ताकि आप लोग काम करके तुरंत आ सको। तो ये हमारा मेजर फोकस रहने वाला है। प्लस इस बिल ने रोक दिया है कोई भी वहाँ पर ड्रिलिंग और भी रिसर्च, मिनरल रिसोर्सेज देखो होता है ना, वहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि चलो यार मिनरल रिसोर्सेज पाए गए, निकालो वहाँ से और बेचो, अमीर हो जाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दी हैं। प्लस हेलीकॉप्टर्स वगैरह की जो लैंडिंग है वो यहाँ पर मना कर दी है, क्योंकि उससे जो वहाँ के बर्ड्स हैं, सील्स हैं, एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर परेशान होंगे। और अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो उसको सज़ा होगी और पेनल्टी भी उसके ऊपर मारी जाएगी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान देना है। उसका अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था, अभी एक विवाद चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लाने के बारे में डिमांड चल रही है। तो बहुत सारे राज्यों के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए ऐसी डिमांड चल रही है और छत्तीसगढ़ इसके ऊपर काम भी कर रहा है। उसके बाद राजस्थान काम कर रहा है और केरला, आंध्र प्रदेश, असम, ये सब यहाँ पर काम कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। अभी फिलहाल कौन सी स्कीम चलती है, तो अभी यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के पहले हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम वाली हुआ करती थी, जिसकी मांग चल रही है। बोला जा रहा है इस वाली करंट वाली स्कीम को हटा दो। तो हमारी केंद्र सरकार ने इस नेशनल पेंशन स्कीम को 2004 में लेकर आई थी और इसके अंदर आपको पता होगा जो पेंशन है, जैसे पहले थोड़ा थोड़ा मिलता रहता था वैसा यहाँ पर अब नहीं है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इकट्ठा पैसा मिल जाता है। इससे क्या है, सरकार के ऊपर जो पेंशन की यहाँ पर जिम्मेदारी रहती थी लोगों की, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको थोड़ा बहुत इकट्ठा पैसा दे दिया जाता है एनपीएस के अंदर में। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में, मतलब जैसी आपकी सैलरी होती है उसके हिसाब से जो भी यहाँ पर पैसा वगैरह जो अभी आपका पीएफ काटा जाता है उसके हिसाब से आपको रिटर्न वगैरह मिल जाता है। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, लोगों को का कहना है इसके अंदर फ़ायदा था, तो हम लोग को वापस से ये वाली स्कीम चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या हुआ करता था, अगर कोई व्यक्ति मान लो काम कर रहा है, उसकी जो लास्ट सैलरी है उसका 50% जो सैलरी है, मान लो वो 80,000 रुपये कमा रहा था लास्ट में, तो 40,000 रुपये तक उसको यहाँ पर ब्याज कह रहा हूँ, यहाँ पर उसको रिटायरमेंट का जो भी पेंशन है वो मिलता रहेगा और वो जो पेंशन है उसको ज़िंदगी भर तक मिलेगी। ठीक है, अब वो ज़िंदगी भर तक मिलेगी। अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसके स्पाउस, मतलब उसके जीवन साथी या फिर उसकी वाइफ वगैरह को मिल जाएगी, वाइफ नहीं तो हस्बैंड को मिल जाएगी, मतलब जो भी है। तो ये पेंशन लाइफ टाइम तक दी जाती है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इससे सरकार के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है, इसी वजह से इसमें प्रॉब्लम है, इसी वजह से नेशनल पेंशन स्कीम को लाया गया था। लेकिन लोगों की डिमांड ये है कि हम लोग को वापस से अपनी पुरानी वाली ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था कि चंडीगढ़ के अंदर एक थोड़ा सा बवाल चल रहा है। वो बवाल क्या है? हरियाणा को लेकर। आप देख पाओगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। डिस्प्यूट ऑन चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक रेजोल्यूशन मूव कर दिया है अपने पंजाब की असेंबली में और बोला कि जो चंडीगढ़ है उसको वापस कर दो पंजाब को। तो आप कहोगे वापस कर दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है। एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, बीच में चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसी यूनियन टेरिटरी को लेकर लड़ाई होती रहती है। पंजाब बोलता है ये मेरे पास आएगी, हरियाणा बोलता है नहीं मेरे पास आएगी। लेकिन जब आप लोग इतिहास देखोगे तो केंद्र सरकार ने ये बोला था कि जब हरियाणा अपनी खुद की कैपिटल बना लेगा तो फिर ये जो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है ये पंजाब की कैपिटल बन जाएगी। तो केंद्र सरकार ने खुद ये बात बोली थी। ये यहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई और आज के टाइम पर जो चंडीगढ़ है इसको वापस से कर देना चाहिए पंजाब को। देखो ये सारी चीज़ें कब शुरू होती हैं? ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। 1966 के अंदर सब कुछ बदल जाता है। पंजाब का मैप 1951 में ऐसा दिखता था, 54 में ऐसा, 56 में ऐसा, लेकिन 1966 में आप ध्यान रखो 1966 में क्या होता है? पंजाब में से हरियाणा निकलता है और कुछ ऊपर का हिस्सा होता है जो भी पंजाब के अंदर पहले हुआ करता था वो सब हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाता है। कुछ हिस्सा यहाँ पर दिल्ली का होता है। लेकिन 1966 में चंडीगढ़ को भी बना दिया जाता है। तो चंडीगढ़ यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी बनकर आती है। अब इसी यूनियन टेरिटरी को लेकर विवाद रहता है। जब हरियाणा एक नया स्टेट बनता है तो हमारी केंद्र सरकार बोलती है चलो स्टेट तो बन गया, अब इसकी कैपिटल भी होनी चाहिए। क्योंकि सब कुछ बदला तब गया क्योंकि जब देश का बंटवारा हो गया था तो उस समय पंजाब की कैपिटल ये लाहौर हुआ करती थी। अब लाहौर चली गई कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर में। इसी वजह से हम लोग को ये सब कुछ करना पड़ा। अब यहाँ पर हरियाणा जब स्टेट बन गया तो केंद्र सरकार ने बोला भाई तुम्हारी कैपिटल जब बन जाएगी तुम अपनी कैपिटल राजधानी का बना लो और उसके बाद जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के पास चले जाएगा। तो हरियाणा ने आज तक अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी बनाई नहीं और आप कह सकते हो इसी वजह से जो चंडीगढ़ है वो आज के टाइम पर भी एक जॉइंट कैपिटल है। मतलब पंजाब हरियाणा की एक जॉइंट कैपिटल चंडीगढ़ है। तो पंजाब ये बोलता है कि भाई ये कैपिटल बनाई नहीं इन्होंने तो इसमें हमारी गलती नहीं है, बहुत लंबे समय हो गया, इनको कैपिटल अपनी खुद की बनानी होगी और चंडीगढ़ वापस कर दो पंजाब को। तो ये यहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट निकल कर आया। क्लियर हुआ? ये सारी बातें बता दी मैंने आपको, यूनियन टेरिटरी के बारे में बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगले आर्टिकल में हमने जीनोम एडिटिंग के बारे में डिस्कशन किया था। अब देखो जो जीनोम एडिटिंग है इसको हम लोग जीन एडिटिंग भी बोलते हैं। मतलब कि जो भी हमारा देखो जीन क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। इसके अंदर चेंजेस करना उसी को हम लोग एडिटिंग बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा एक डीएनए हो गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसा डीएनए दिखता है ना। अब इसके अंदर थोड़ा सा कट कर दो, देखो होता क्या है। मान लो परिवार के अंदर एक बीमारी है और वो बीमारी लगातार पीढ़ी से पीढ़ी में फैल रही है। अब यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? उस बीमारी को रोक सकते हैं क्योंकि वो लगातार सालों बार साल लगातार लोगों के अंदर हो रही है। तो उसको रोका जा सकता है कैसे? एक व्यक्ति को बीच में से लो, उसके जीन के अंदर चेंजेस कर दो। मान लो यहाँ पर उसके जीन के अंदर इतने परेशानी थी, इसको काटा, इसको रिपेयर कर दिया, दूसरा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है? वो जीन एडिटिंग कहलाती है, वो बीमारी वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है। अब ये काट के कैसे हम लोग मतलब दूसरा इसको रिपेयर कर देते हैं? तो काटने का जो प्रोसेस होता है वो क्रिस्पर के नाम से यहाँ पर किया जाता है। क्रिस्पर एक प्रोटीन है जिसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस पैलेंड्रोमिक रिपीट। तो क्रिस्पर के माध्यम से यहाँ पर ये एडिटिंग की जाती है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। इस प्रकार से काट दिया जाएगा, रिपेयर कर दिया जाएगा तो आपका डीएनए जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो क्रिस्पर कैसे काम करता है समझ में आ गया। देखो एक तो होता है जीन एडिटिंग जिसमें क्रिस्पर का इस्तेमाल होता है, ये आपने समझ लिया। एक होता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जहाँ पर मॉडिफाई किया जाता है। देखो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। जब हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई में एक फॉरेन जीन को ऐड किया जाता है। मतलब आपने ये हिस्सा काटा और इसके बाद दूसरा नया ऐड कर दिया तो बाहर का हिस्सा ऐड किया जाता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं? जीन एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग के अंदर कोई बाहर का हिस्सा नहीं होता है। आपने कट किया और उसी को यहाँ पर एक मॉडिफाई करके उसके अंदर बदलाव करके यहाँ पर आपने लगा दिया। तो ये होता है एडिटिंग। क्लियर हुआ? तो यहीं पर जीएमओ और जीन एडिटिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था अफ्स्पा के बारे में। तो अभी क्या हुआ? हमारी केंद्र सरकार ने काफ़ी सारी जगह से अफ्स्पा एक्ट को हटा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है असम, मणिपुर और नागालैंड। इन जगह में से कुछ कुछ जगह है जहाँ से अफ्स्पा एक्ट को हटाया गया। अफ्स्पा की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। देखो होता क्या है, जो आपको ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न मतलब अगर हम लोग देखें तो आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिल जाएगा इंडिया का। यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अफ्स्पा एक्ट लागू है। अफ्स्पा एक्ट इसलिए लेकर आए थे ताकि वायलेंस को यहाँ पे रोका जा सके। जो इनकी आर्म फोर्सेस है
उनको यहाँ पर पावर दे दी जाती है, एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, जैसे कि वो लोग यहाँ पर किसी व्यक्ति को वार्निंग दे सकते हैं। अगर वो यहाँ पर लॉ का उल्लंघन कर रहा है तो यहाँ पर उसको वार्निंग देकर और यहाँ पर नेक्स्ट टाइम अगर उसने फिर से वॉयलेशन किया तो उसको गोली मारी जा सकती है। मतलब गोली मारने तक की भी पावर वहाँ के आर्मी फोर्सेस को मिल जाती है जहाँ पर अफ्स्पा एक्ट लागू होता है। अफ्स्पा एक्ट कौन से एरिया में लागू होता है? जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है कम्युनिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो वहाँ पर ये काम किया जाता है। अब यहाँ पे नागालैंड के अंदर और मणिपुर, असम, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर आपको अफ्स्पा एक्ट लागू देखने को मिलेगा। इनके कुछ एरिया से अफ्स्पा एक्ट को अभी हटा दिया गया है, इसी वजह से चर्चा में आया आर्टिकल। क्वेश्चन ये पूछा गया क्यों हटाया गया अफ्स्पा एक्ट, तो उसके पीछे का कारण है सरकार ने बोला है कि चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव हो रही हैं, चीज़ें के अंदर सुधार देखने को मिला है, इसी वजह से अफ्स्पा एक्ट को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्टेट देखने को मिल जाएंगे। अफ्स्पा एक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, अभी विड्रॉ कर दिया गया क्योंकि सरकार ने बोला चीज़ें सुधर रही हैं। तो आप लोग उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस आपके लिए लगा दिए गए हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था प्रेसिडेंट का विजिट हुआ है तुर्कमेनिस्तान के अंदर में, तो आप देख पाओगे इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। तो इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी तुर्कमेनिस्तान गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने 4 एग्रीमेंट्स को साइन किया है और अलग अलग एग्रीमेंट्स में हमारा मेजर फोकस रहा है और साथ ही साथ हमारा एक फोकस ये भी रहा है कि हम लोग यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के साथ में अपने रिलेशंस को थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव करके रखें। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर क्या हुआ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने साइन किया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया है, ऊपर आपको ये तुर्कमेनिस्तान देखने को मिल जाएगा। तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशिया के अंदर आपको 5 देश देखने को मिलते हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप देख पाओगे इधर इंडिया देखने को मिल जाएगा। तुर्कमेनिस्तान वही कंट्री है जहाँ पर आपको दरवाज़ा गैस क्रेटर देखने को मिलता है, जहाँ पर एक आपको मतलब कि जो गेटवे टू हेल है, नरक का दरवाज़ा जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? बाकी अगर हम लोग बात करें इस मीटिंग के अंदर और क्या बताया गया, देखो इस मीटिंग के अंदर क्या क्या फोकस किया गया है। पहली चीज़ फोकस में रखी गई है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मतलब ये जो कॉरिडोर है इंडिया को कनेक्ट करता है रशिया तक और बीच में यहाँ पर आप देख पाओगे सेंट्रल एशिया तक जाता है, इधर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद तक जाता है। तो ये सभी जगह पर यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा हमारे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर फोकस किया गया, इसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लस चाबार पोर्ट के ऊपर फोकस किया गया कि इंडिया देखो क्या करेगा, इंडिया यहाँ पर चाबार पोर्ट को बना रहा है, बना चुका है ईरान के अंदर में, और इसी के माध्यम से हम लोग ऊपर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो चाबार पोर्ट को लेकर यहाँ पर फोकस किया गया है। तीसरे के अंदर यहाँ पर फोकस किया गया कि इंडिया और यहाँ पर आप देख पाओगे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर तापी पाइपलाइन के बारे में चर्चा की जाती है। तो तापी पाइपलाइन के ऊपर फोकस किया गया था इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। तापी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो तापी पाइपलाइन का मेजर मकसद है कि तुर्कमेनिस्तान से जो नेचुरल गैस है वो निकालें और इंडिया तक उस नेचुरल गैस को पहुँचाया जाए। ठीक है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के अंदर काफ़ी सारी नेचुरल गैस पाई जाती है। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें इस मीटिंग के अंदर हो चुकी थी। उसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस मैंने आप लोगों को बताए थे कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कहाँ पर मतलब मेंटेन करके रखे जाते हैं। देखो आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2015 में एक हिंदी चेयर को एस्टेब्लिश कर दिया गया था तुर्कमेनिस्तान के अंदर, मतलब कि तुर्कमेनिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को हिंदी भी पढ़ाई गई है। तो रिलेशंस अपने आप में काफ़ी इंप्रूव हुए। प्लस व्यापार में अगर हम लोग बात करें तो व्यापार में कुछ खास इंपॉर्टेंट रिलेशंस नहीं है, तो व्यापार में हम लोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। उसका 7 अप्रैल को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका थीम आपकी बार का है आर प्लैनेट और आर हेल्थ करके, तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में था नॉइस पॉल्यूशन रिपोर्ट कंट्रोवर्सी करके। देखो मुरादाबाद यहाँ पर एक दूसरा शहर है दुनिया के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, और पहला शहर कौन सा, तो पहला शहर ढाका है बांग्लादेश का। तो ये एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, जो कि बताती है कि दुनिया भर में जो साउंड मतलब नॉइस पॉल्यूशन है, जो यहाँ पर एक तरीके शोर शराबा हो रहा है, वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे नंबर पर देखने को मिला, पहले नंबर पर बांग्लादेश आया। तो कंट्रोवर्सी यही है कि मुरादाबाद दूसरे नंबर पर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ टाइम पहले मतलब कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मुरादाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शोर शराबा को लेकर कोई सैंपल मिला नहीं है। तो यहाँ पर अगेन एक रिपोर्ट आई है जो कि तुरंत ही कुछ टाइम बाद यहाँ पर बोल दी थी कि मुरादाबाद दुनिया का 2nd नंबर पर आने वाला सबसे यहाँ पर शोर होने वाला शहर है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो नॉइस पॉल्यूशन है, जो यहाँ पे शोर शराबा है, उससे क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप के 22 मिलियन और लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं नॉइस से, और उसके बाद 6.5 मिलियन लोग यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं।
और इसकी वजह से यहाँ पर ना सोने की वजह से हेल्थ के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं, प्लस उसके बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों के अंदर हो रही हैं। और भारत के अंदर नॉइस पोल्यूशन को लेकर क्या क्या कानून है तो आप लोग देख पाओगे, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल हो गया। तो ये कुछ रूल्स है जो कि नॉइस पोल्यूशन को रोकने का काम करते हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ECTA ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की थी, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ये हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आपको पता होगा। अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी, लेकिन जो उसके ऊपर टैरिफ, कोटा, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो नहीं लगाए जाएंगे, जिससे यहाँ पर व्यापार के अंदर एक बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, इन्हीं दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर छूट मिलेगी। भारत अपने जैम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर को यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोल, मिनरल, ओट्स और वाइन्स वगैरह लेने वाले हैं और इससे व्यापार काफ़ी बढ़ेगा। आज के टाइम पर हमारा 27 बिलियन डॉलर्स का व्यापार हो रहा है साल में, तो हम लोग इसको बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर्स तक कर देंगे 5 साल के अंदर। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया भाई आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग आने वाले टाइम पर 5 साल में दुगना कर देंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद एक क्वेश्चन इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद 1 ईयर कोटा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी। अभी क्या हुआ, तमिलनाडु के अंदर आपको पता होगा एक 1 ईयर क्षत्रिय कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाती है, और तमिलनाडु ने अपने स्टेट के अंदर इस कम्युनिटी को 10.5% का आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया और बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भाई, यहाँ पर ये आप इतना सारा रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं दे सकते। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यह है, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली तमिलनाडु की, तो सिर्फ 1 ईयर कम्युनिटी को इन्होंने ये 10.5% दे दिया रिजर्वेशन। बाकी 115 कम्युनिटीज़ और बची हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 9.5% का कोटा बचा है। तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है, क्योंकि आप 115 कम्युनिटी के लिए 9.5% का रिजर्वेशन रखते हो और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए 10.5% का रिजर्वेशन रखते हो। तो इसके लिए यहाँ पर बताया जाता है कि देखो इस भेदभाव हो रहा है, इक्वालिटी यहाँ पर दिख नहीं रही है। इसी वजह से क्या हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार दिया। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद या एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब पूरा मुद्दा है डायरेक्टली मैंने आपको देखो डिटेल से पढ़ा रखा है, अभी एक ओवरव्यू दिया है कि सिंपल से आप लोग समझ जाओ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में डिस्कशन किया था। प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया है 5.21 लाख हाउसेस का। तो ये बेसिकली यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मेजर मकसद यही है कि हम लोग यहाँ पर लोगों को घर प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, इसको लाया गया था ताकि 2022 तक हम लोग हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब कि सभी लोग जो भी मतलब जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग घर दे सकें। ये हमारे प्रधानमंत्री का एक फोकस था इस पर्टिकुलर योजना के माध्यम से। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको हम लोग हेल्प कर सकें, उनको हम लोग घर दे सकें। इसके अंदर बेनिफिशियरीज कौन कौन है, मतलब कौन कौन फ़ायदा ले सकता है इसका, तो जो भी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, नॉन शेड्यूल का, नॉन शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, या फिर डिफेंस पर्सनल हो गए, या और भी बहुत सारे मेंबर्स हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, डिसेबल पर्सन हो गए, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी अभी विजिट हुई है इंडिया के अंदर में। ठीक है, अभी 3 दिन के लिए विजिट पर आए थे, जहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन इन्होंने किया है। तो अब जब 3 दिन के लिए इंडिया पे आए तो यहाँ पर पहले तो लोकेशन देख लो। यहाँ पर आप देख पाओगे ये नेपाल है, इधर आपको ये नेपाल का मैप देखने को मिल जाएगा। 3 साइड से इसके जो बॉर्डर है वो भारत के साथ शेयर होते हैं, और एक साइड से जो बॉर्डर है वो चाइना की साइड से शेयर होता है। तो ये हुई नेपाल की लोकेशन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं विजिट के अंदर हुआ क्या। तो जब यहाँ पर मीटिंग चल रही थी तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक 35 किलोमीटर का रेलवे लाइन को उद्घाटन किया है। और ये रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है ये कनेक्ट कर देगा नेपाल को बिहार से, बिहार का जयनगर और नेपाल का कुर्था, इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा। प्लस यहाँ पर कुछ एरिया है हमने हैंडओवर कर दिया नेपाल को कि वहाँ से बिजली का उत्पादन करे, और बिजली का उत्पादन कर कर वो अपने यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर पहुँचाए। तो भारत ने इसमें सपोर्ट किया। प्लस इंडिया का जो रुपे कार्ड का सिस्टम है वो हमने नेपाल में लॉन्च कर दिया है। 1400 POS मशीन्स पर हमने ये लॉन्च किया है। मतलब कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति है रुपे कार्ड यूज़ कर रहा है तो नेपाल जाकर उस रुपे कार्ड को यूज़ कर सकता है। और नेपाल के साथ साथ भूटान, सिंगापुर, UAE के अंदर भी रुपे कार्ड ऑलरेडी चलता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस नेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ पर मेंबर बनेगा और 105वां मेंबर बनेगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस वही बॉडी है जिसको भारत फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिल जाएगा।
तो ये सारी बातें यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर मीटिंग के अंदर ये भी बात होती है कि नेपाल के अंदर हम लोग सपोर्ट करेंगे कि ये लोग बिजली का उत्पादन कर सके, पावर सेक्टर को बढ़ाएं, और उस पावर सेक्टर से जो भी बिजली का उत्पादन होगा वो आधे से ज़्यादा बिजली देखो जो नेपाल यूज़ कर लेगा, जो भी सरप्लस होगी बिजली वो सब हम लोग यहाँ पर परचेज करेंगे नेपाल से। फिर उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर को लेकर विवाद देखने को मिलता है, उस विवाद को ठीक करने के लिए भी डिस्कशन किया गया। विवाद क्या है तो आप देख पाओगे नेपाल ने अपना खुद का मैप बनाया जिसके अंदर भारत की जो 3 टेरिटरी हैं लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी, इन टेरिटरी को अपने मैप के अंदर दिखा दिया है। हालांकि ओरिजिनल मैप ऐसा होना चाहिए, ये तो नेपाल हो गया, लेकिन इसके बाद ये जो हिस्सा है ये इंडिया का होना चाहिए, लेकिन नेपाल ने अपने हिस्से में इसको दिखाया। तो इसी बाउंड्री डिस्प्यूट को कम करने के लिए यह भी डिस्कशन किया गया था। फिर उसके बाद इंडिया नेपाल के रिलेशंस मैंने आपको बताया, देखो बहुत लंबे समय से रिलेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों को शेयर करती हैं। इनफैक्ट बुद्धा जी का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 को साइन किया गया था, जिसके बाद रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हुए। व्यापार और इकॉनमी को लेकर बात करें तो इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर देखने को मिल जाएगा। हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं नेपाल के अंदर में। उसके बाद कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो हम लोग इंडिया नेपाल को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेन लिंक को बनाया जा रहा है जो कि काठमांडू को रक्सौल से कनेक्ट करेगा, प्लस समुद्र के माध्यम से रास्ता बनाया जाएगा, नदी के माध्यम से, जहाँ पर हम लोग सागर माथा को अपने इंडियन ओशन से कनेक्ट करेंगे। डिफेंस कॉपरेशन में बात करें तो इंडिया का जो गोरखा रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी के अंदर अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो एक यूनिट गोरखा रेजिमेंट का है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग हैं जो कि नेपाल के लोग काम करते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर इंडिया आप देख पाओगे 2011 से मतलब कि बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुका है। लगभग 2011 से नेपाल के साथ में एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है सूर्य किरण। बाकी चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज आता है चाइना, क्योंकि चाइना ने अपना झुकाव बना रखा है नेपाल के अंदर में, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और दूसरा चैलेंज हमारे लिए बॉर्डर डिस्प्यूट, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर अभी बातचीत हो चुकी है। ओके, तो 2016 का ये क्वेश्चन था, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी हमने इंपॉर्टेंट डे को अभी डिस्कस कर लिया था। फिर यहाँ पर एक आर्टिकल चर्चा में था कि भारत जो है व्हीट यानी गेहूं को एक्सपोर्ट करेगा। अब इसको लेकर आर्टिकल आता है क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है और इसी की वजह से लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो रशिया यूक्रेन दोनों मिलकर 25% का व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर के अंदर में। अब वॉर चल रही है तो इसके से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है, तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत यहाँ पर बहुत सारा गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है इन दोनों कंट्रीज़ के रिस्पॉन्स में, क्योंकि इंडिया भी व्हीट का प्रोड्यूसर के मामले में एक बड़ा कंट्री है, लेकिन हम लोग कंज्यूम भी ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया रशिया यूक्रेन की बात करें तो रशिया यूक्रेन सबसे ज़्यादा गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट 2017 से 21 के बीच में आप देख पाओगे रशिया ने 183 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था और यूक्रेन ने 91 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था। भारत ने भी बहुत सारा टन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन भारत इसका 80% से ज़्यादा यूज़ कर लेता है, खुद हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी फोकस करना होगा हमें प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और ये रशिया यूक्रेन के बीच का जो विवाद चल रहा है इसका फ़ायदा उठाना होगा और दूसरे कंट्रीज़ को ये गेहूं बेचना होगा, जिससे हम अपनी इकॉनमी को बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे बताया गया, अब यहाँ पे हमने तो देख लिया कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो कि एक्सपोर्ट करती हैं गेहूं को। उसके बाद कौन कौन सी कंट्री जो कि इंपोर्टर है, तो इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा गेहूं को खरीदता है। इजिप्ट के बाद इंडोनेशिया खरीदता है, देन सूडान, तांजानिया, तुनीशिया, ये सारी कंट्रीज़ परचेज करती हैं। तो भारत का फोकस होना चाहिए इजिप्ट, तुर्की, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर, इनके साथ हम लोग ट्रेड को बढ़ाएं। क्लियर हुआ? तो बाकी आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में हमने NFC टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो NFC टेक्नोलॉजी अभी गूगल प्ले ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया। गूगल प्ले यहाँ पर एक पहली UPI कंपनी बनाए भारत के अंदर, जिसने कोलैबोरेशन किया है पाइन लैब्स के साथ में और बोला है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आएंगे। तो NFC टेक्नोलॉजी बेसिकली एक वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर मतलब 2 डिवाइस होंगे, दोनों डिवाइस के अंदर ये NFC चिप होनी चाहिए। तो एंड्रॉयड मोबाइल में NFC चिप आते हैं। उसके बाद आपका जो POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये वाली, इसमें NFC चिप है। तो आप क्या कर सकते हो, टच पे कर सकते हो, मतलब कि आप सिर्फ इसके पास लेकर जाओगे फ़ोन, आप टच नहीं भी करोगे, थोड़ा सेंटीमीटर का फ़र्क होगा और पास में ले जाओगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। और पेमेंट के साथ साथ न केवल पेमेंट के लिए, अलग अलग काम के लिए भी यहाँ पर NFC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बस खाली टच भी नहीं करना, थोड़ा सा गैप रहेगा, आपका पेमेंट वगैरह हो जाएगा। सबसे आसान बात यहाँ पर यह है कि आपको ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह डालनी नहीं होगी, सब पेमेंट वगैरह अपने आप सेट हो जाती है। आपको सिर्फ वेरीफाई करना होगा अपना नाम और पिन, और उसके बाद अपने आप पेमेंट हो जाएगी। तो ये है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि भाई बिल्कुल पास में लाकर ये ट्रांजैक्शन होता है। ये क्या सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ज़्यादा डिस्टेंस होता तो बीच में इसको ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के थ्रू ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ़ नज़र आ जाती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं।
उसके बाद ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी हमने राजा रवि वर्मा जी के बारे में डिस्कशन किया था। राजा रवि वर्मा, ठीक है। अब इनकी एक पेंटिंग है द्रौपदी वस्त्रहरण की पेंटिंग। इसको यहाँ पर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की ऑक्शनिंग के अंदर ये बिकने वाली पेंटिंग, इसको लेकर एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस पर। ये वाली आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, द्रौपदी का वस्त्रहरण वाली। राजा रवि वर्मा अपनी पेंटिंग के लिए मशहूर थे। आप देख पाओगे इनके बहुत सारे मास्टरपीसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारी पेंटिंग्स हैं। राजा रवि वर्मा जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1848 में किलिमनरूर, केरला के अंदर। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट बोला जाता है। इन्होंने इंडियन गॉडेस और गॉड्स की काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में पेंटिंग बनाया करते थे नेचुरल मटेरियल जैसे पत्तों के कलर, फ्लावर के कलर और सॉइल के कलर से बनाया करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर इनके अंकल ने इनका टैलेंट को देखा और बहुत सारे लोगों का इनको सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पेंटिंग के महाकलाकार ये निकल कर आए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को एक उच्च स्तर पर पहुँचा दिया अपने टाइम पर। इनकी पेंटिंग्स के अंदर आप देख पाओगे ज़्यादातर गॉड्स और गॉडेस की पिक्चर देखने को मिलेंगे, प्लस महाभारत और रामायण से काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ों को इंस्पायर होते हुए ये लोग ये ड्रॉ करते थे। इनकी सबसे पहली पेंटिंग जो कि इन्होंने खुद के प्रेस में प्रिंट करी थी, देखो यहाँ पर इनके पास ऑफर आया था कि यहाँ पर आप हमारी पेंटिंग दो, हम आपकी पेंटिंग को यहाँ पे प्रेस में प्रिंट करवा देंगे। लेकिन उन्हें बोला कि नहीं, मैं अपना खुद का प्रेस बनाऊंगा। वर्मास प्रेस बनाया और यहाँ पर जो सबसे पहली पेंटिंग थी वो थी बर्थ ऑफ शकुंतला। ये आप लोग देख पाओगे ये वाली पेंटिंग। दूसरी पेंटिंग ये वाली जो है जिन्होंने प्रिंट करी थी। क्लियर हुआ? तो ये राजा रवि वर्मा जी के बारे में डिस्कशन हो गया। आप लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक पैन इंडिया ड्राइव कंडक्ट किया है अगेंस्ट द ब्लैक मार्केटियर्स अंडर द ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध का मेजर मकसद है जो भी यहाँ पर काला मतलब बाजारी वाले करने वाले लोग हैं। मतलब कि देखो होता क्या है, यहाँ पे आपने ट्रेन की टिकट बुक करी। अब ट्रेन की टिकट कभी कभी ऐसा होता है आपने बुक करी तो ट्रेन की टिकट मिल नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति इसने ट्रेन की टिकट पहले से बुक कर ली है लेकिन उसको जाना नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको टिकट दे देगा लेकिन वो ब्लैक में देगा, एक प्रीमियम अमाउंट पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी आपसे मांगेगा, तो वो ब्लैक मार्केटर कहलाता है। तो इनको रोकने के लिए यहाँ पर ये ऑपरेशन उपलब्ध को लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये ऑपरेशन उपलब्ध क्लियर हो चुका है। देन यहाँ पर आप लोग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको आगे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, चाहो तो आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगले आर्टिकल में हमने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर एक बिल पास किया गया है लोकसभा के अंदर, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ये बिल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 इसका नाम है, जिसको लोकसभा के अंदर पास किया गया। अब ये अमेंडमेंट बिल है तो मतलब इससे पहले कोई बिल हुआ करता था? हाँ, बिल्कुल सेम नाम है, लेकिन 2015 का ये एक्ट 2005 का ये एक्ट था जिसके अंदर चेंजेस करके ये बिल पास किया गया। इस बिल का मेजर मकसद है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब जो खतरनाक वेपन्स होते हैं जो कि बहुत तबाही क्रिएट कर देते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, ठीक है, ये सारे हमारे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बहुत बड़ी तबाही ये लोग क्रिएट कर देते हैं, ये जो हथियार होते हैं। तो इनकी फंडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये लाया गया था, ये बिल लाया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इसको फंड कर रहा हो तो उस व्यक्ति को पकड़ो, उसके ऊपर उसको कस्टडी में लो, उसके जितने भी बैंक्स वगैरह हैं उनको सब कुछ सीज कर दो, ठीक है। यहाँ पर उसकी तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये मेजर फोकस होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। इसका मेजर मकसद क्या है? मकसद है फाइनेंसिंग को रोका जाए ताकि इस बॉम्ब्स को ना बनाया जाए, इन वेपन्स को ना बनाया जाए। प्लस यहाँ पर हमारे सेंटर के पास पावर है कि वो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसका जो एसेट वगैरह है वो यहाँ पर फ्रीज कर सकती है, सीज कर सकती है अगर वो इस प्रकार का काम करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये इसका मेजर फोकस है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो तबाही मचाने वाला ये डिस्ट्रक्शन है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन भी हो सकता है। बायोलॉजिकल वेपन वो होते हैं जिसके अंदर बीमारियाँ फैलाई जाती हैं, ठीक है। और केमिकल वेपन वो होता है जिसके अंदर जहर यानी कि जहरीली गैसेस वगैरह, लिक्विड वगैरह छिड़का जाता है, उसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर केमिकल वेपन्स होता है। केमिकल वेपन्स का इतिहास में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जैसा आप लोग ये पूरा डेटा देख पाओगे। इनफैक्ट केमिकल वेपन्स का वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी इस्तेमाल हुआ था। ये आपको नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में पता होगा। ये जापान के जगह जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, जिसकी वजह से आज तक काफ़ी सारा असर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर हमने चर्चा करी थी। तो इसको रोकने के लिए कि भाई इन वेपन्स को कोई बनाए ना,
केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स को कोई बनाए ना, तो इसके लिए अलग अलग कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स को बना रखा है, जिसमें से एक जेनेवा प्रोटोकॉल है 1925 का, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है 1972 का, केमिकल वेपन कन्वेंशन है 1992 का। तो ये अलग अलग कन्वेंशंस और आपको प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे, और इंडिया ने यहाँ पर इन दोनों ही को साइन कर रखा है। 1972 वाली और 1992 वाली ट्रीटी को भारत ने ऑलरेडी साइन कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यूपीएससी ने 2016 में इसी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ ये कुछ आपका रिवीजन हो चुका है पूरे सप्ताह का, बाकी सैटरडे के कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं, वो आर्टिकल हम लोग मंडे में रिवीजन करेंगे, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स हम लोग छोड़ देते हैं अपने आगे के रिवीजन के लिए, और कुछ आर्टिकल्स आपके फ्राइडे के भी रह गए होंगे, वो सब आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा अपने मंडे वाले दिन में। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ आर्टिकल्स थे जो कि चर्चा में थे, वो सब आपके यहाँ पर कवर करवा दिए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। एक चीज़ और, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। एक छोटे से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने टारगेट अपना 2000 लाइक्स का रखा है, तो आज भी इस वीडियो के ऊपर इतनी लाइक्स आपको पहुँचानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।